नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वागत है आपका इंडियाज़ वर्ल्ड में। और इंडियाज़ वर्ल्ड का ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि इंडियाज़ वर्ल्ड के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं रायसीना डायलॉग के बारे में। एक बार फिर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हाजिर है रायसीना डायलॉग के साथ। और ये 1 साल के अंतराल के बाद हो रहा है कि रियल वर्ल्ड में एक बार फिर से ऑफलाइन रायसीना डायलॉग की पेशकश होगी। पिछले साल ये सब कुछ ऑनलाइन था पैंडेमिक के दौरान। तो सोमवार से इसकी शुरुआत हो रही है और पूरे विश्व के लिए पिछले 2 साल बहुत चुनौती भरे रहे हैं, महामारी से जूझना। उसके अलावा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और उसके हवाले से रूस और पश्चिम का टकराव और अफगानिस्तान की उथल-पुथल, एक बार फिर से तालिबान का वहाँ पे सत्ता पे काबिज होना, ये तमाम चीज़ें फोकस में रहेगी। स्वागत है आपका संजय जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन। और इसका जो शीर्षक है वो बहुत दिलचस्प है संजय जी, और इसका शीर्षक ये है कि टेरा नोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेशेंट, इम्पेरिल्ड। तो अपने दर्शकों को, लोगों को, देखने वालों को ये बताना चाहेंगे कि इसका क्या मतलब, ये शीर्षक क्यों और क्या मायने हैं इसके? नगमा जी, जैसे आपने सही फरमाया, ये 2020 के बाद 1 साल के अंतराल के बाद फिर हम लोग लाइव फॉर्मेट में कोविड के बाद इसको पहली बार कर रहे हैं। और एक तरीके से जो 2020 में हमारे लास्ट लाइव रायसीना डायलॉग के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई कोविड की वजह से, उसने हमें एक नई अनजान दुनिया में ला कर दिया। 2020 में जब हम रायसीना डायलॉग में मिले थे तब दुनिया थोड़ी जानी पहचानी लगती थी। ग्लोबलाइजेशन की बात होती थी, उस पर खतरों की बात होती थी, संकट की बात होती थी। और एकाएक कोविड ने आकर के इस बुरी कदर हर चीज़ को हिला दिया। तो इसके जब हम सोच रहे थे क्या टॉपिक होना चाहिए, तब ये दिमाग में आया कि टेरा नोवा, एक नई दुनिया, और नई दुनिया के साथ साथ एक अनजान दुनिया। और कोविड ने हमको एक अनजान मार्ग पर लाके खड़ा कर दिया। ये एक सेंचुरी में होने वाला एक अकेला पैंडेमिक ऐसा था जिसने राज्यों की, स्टेट्स की, घरों की, सबकी जड़ें हिला दी, सोसाइटी की जड़ें हिला दी। और हम लोग खुद एक तरह से समझ नहीं पाए, कोई नहीं समझ पाया, ना बड़े से बड़े राष्ट्र नहीं समझ पाए, छोटे से छोटे राष्ट्र नहीं समझ पाए, चाहे कोई भी हो, चाहे शक्तिशाली राष्ट्र हो, चाहे कमजोर राष्ट्र हो, सब पर कोविड की मार पड़ी और बराबर पड़ती रही। तो इसलिए एक नई अनजान दुनिया जिसमें एकदम हमने अपने आप को पाया। और ये दुनिया ऐसी थी जो कि हम देखिए 2020 में तो हम सोच रहे थे कि ठीक है, समस्याएं हैं, लेकिन 21वीं शताब्दी में हम हनुमान कूद लगाने को तैयार थे एक भविष्य की ओर, टेक्नोलॉजी से भरा हुआ भविष्य, जिसमें हम एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे, नई संरचनाओं का निर्माण करेंगे। और वास्तव में हुआ क्या? 2 साल में आगे कूद लगाने की बजाय हमने पाया कि हम तो पीछे चले गए, और कई चीज़ों में हम लोग पीछे गए। तो एक ऐसी दुनिया जो अभी तक हम कहानियों में ही महसूस करते थे, ऐसी अनजान दुनिया में हमने अपने आप को पाया, जिसमें खास चीज़ें थी। एक तो दुनिया आवेग से ग्रस्त थी, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये बहुत तरीके से हम इम्पैशन्ड है। और एक अज्ञात, अब मंडराते हुए भय के चंगुल में बेचैन दुनिया है। एक अज्ञात भय है, एक अज्ञात डर है कि पता नहीं भविष्य क्या होने वाला है। देखिए, जब कोविड से हम जैसे ही निकलने की कोशिश करें, 2000 अभी इसी साल जनवरी में IMF का जो प्रोजेक्शन आया था, उसमें कहा गया था कि चलिए, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, अब ओमिक्रॉन आ गया है, अब स्थिति सुधरने वाली है। भविष्य थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि कहीं एक रोशनी की किरण दिख रही है। तो जो IMF के प्रोजेक्शंस थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि चलिए, कहीं ना कहीं दुनिया उभरने की कगार पे है। उसके बाद क्या हुआ? 24 फरवरी आया, रूसी सेनाएं यूक्रेन में दाखिल हो गई, और IMF का अभी जो फोरकास्ट निकला है उसमें अब बताया है कि दुनिया के जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बेहद फिर से खराब होने के कगार पर आ गए हैं। और जो उनके 3 महीने पहले के अनुमान थे वो सब उलट पुलट हो गए। तो जो ग्लोबल रिकवरी होने का अंदेशा था सेकेंड क्वार्टर में इस साल से, वो अब पता नहीं कहाँ घिसट के चली गई। और क्योंकि ये जो शॉक आया है, जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का शॉक था, जिस प्रकार से कोविड का शॉक बिल्कुल एक अप्रत्याशित था, वैसे ही 24 फरवरी का जो एक धक्का लगा है वो भी भारी, बड़े एक अप्रत्याशित शॉक है। तो उसकी वजह से जो एक अनसर्टेनिटी आई है, जो एक माहौल बना है अनिश्चितता का, उसकी वजह से जितने भी प्रोजेक्शंस IMF कर रहा है
उसका क्या होने वाला है वो आने वाला समय ही बताएगा। उसको उसमें कितना सच कितना झूठ निकलने वाला है। ये मालूम है कि स्थिति इससे बदतर हो सकती है, बेहतर नहीं हो सकती। तो ये दुनिया आज हम इसमें अपने आप को पा रहे हैं। और जो रायसीना डायलॉग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सोमवार शाम से, उसमें इसी परिप्रेक्ष्य में इस अनजान नई दुनिया की चर्चा होगी कि अब ये आगे कहाँ जाएगी, किस रास्ते जाएगी और समाधान क्या हैं जो समस्याएं हैं। जी, एक नई दुनिया है, एक अनजान दुनिया है जिसका लोगों को पहले अंदाज़ा नहीं था और एक अज्ञात सा भय है, और इसी की चर्चा रायसीना डायलॉग में होगी कि क्या वो नई चुनौतियां हैं इस नई दुनिया में। एक नई चुनौती, कई तरह की चुनौतियां सामने आकर खड़ी हुई हैं और इसी से जुड़े हैं बहुत सारे पैनल्स, और उस पे जो चर्चाएं होंगी, तमाम एक्सपर्ट्स जो इस पर बातचीत करेंगे, उसमें से एक जैसा आपने चर्चा किया 24 फरवरी की बात आपने की कि जब दुनिया उबर ही रही थी उस वक्त 24 फरवरी हो गया, यानी कि रूस का आक्रमण यूक्रेन पर, और इसी बहाने रूस और पश्चिम का टकराव। तो इससे ये भी चर्चा एक होनी है कि कैसे इससे दुनिया बदली है और क्या इससे सबक दुनिया को मिला है। और हमने ये भी देखा कि सैंक्शंस का कोई खास असर, प्रतिबंधों का रूस पे नहीं पड़ा। इसी से जुड़ा सवाल चीन को भी लेके शायद खड़ा हो रहा है और उस पर भी चर्चा होनी है कि इसमें क्या सबक दुनिया ने सीखा, और क्या, जैसे मॉस्को ने कोई प्रतिबंध के सामने वो झुका नहीं, चीन को क्या इस तरह के डेटरेंट्स रोक सकेंगे जिस तरह का टकराव चीन और अमेरिका में भी है। जी हाँ, और आपने चीन की बात की, आपने रूस की बात की, और इसी घटनाक्रम में अफगानिस्तान भी जोड़ लीजिए। देखिए, अगस्त पिछले वर्ष 2020 में मैंने कहा ना, हमने हनुमान कूद लगाई आगे जाने के लिए, लेकिन धड़ाम से पीछे गिर गए। अफगानिस्तान में सारी मशक्कत के बावजूद सारे सैंक्शंस लगा दिए अफगानिस्तान पे, जो पूरा बल था उसका पूरा प्रयोग किया, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन स्थिति जो है, जो स्थिति 20 साल पहले जिसको सुधारने के लिए कदम रखे गए थे, वापस उसी तालिबान को देश हवाले करके अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। तो पुराना डिस्पेंसेशन काबुल में बिठाने के लिए क्या इतनी जानें गंवाई? तो कई सारे प्रश्न उठते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जिसकी दुहाई देकर के सब कार्रवाई की गई थी, नेटो के साथ प्रवेश किया गया था अफगानिस्तान में जाकर के, इसका वास्तव में क्या वजूद है और ये क्या करना चाह रहा है ऐसे स्थानों पे? यूक्रेन तो बाद में है, लेकिन देखिए पहले अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बारे में भी चर्चा इस रायसीना डायलॉग में होगी, क्योंकि यूक्रेन हाँ यूरोप में है, सबका उस पर प्रभाव पड़ता है। अफगानिस्तान तो बिल्कुल भारत के पड़ोस में है। अफगानिस्तान में जो कुछ होता है उसका असर हमारे पाकिस्तान में, ईरान में, हम पर सीधा सीधा पड़ता है। भारत में अगर टेररिज्म बढ़ता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और काबुल से जुड़ी है। तो क्या ये वापस हमें उस दुनिया में पुनः धकेल दिया गया है, और ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे इन चीज़ों को रोका जा सकता है? तो ये चीज़ है। और दूसरा जो आपने सही ढंग से सही बोला कि जो एक इकोनॉमी पर आघात पहुंचा है, जिसका, और जिस इकोनॉमी का चीन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमने देखा कोविड के दौरान, देखिए सप्लाई चेन्स बुरी तरह से ध्वस्त हो गई, और सप्लाई चेन्स कई सालों में बनी हैं। इनको बनाने में 30 साल लगे सप्लाई चेन्स को। और सप्लाई चेन्स क्यों सफल हुई? क्योंकि सप्लाई चेन्स बड़ी एफिशिएंट थी, सस्ती कीमतों पर आपको हर चीज़, जूते से लेकर के, मोबाइल फ़ोन से लेकर के, टेलीविज़न से लेकर के, सही टाइम पर आपको जब आप चाहते थे आपके बगल वाले स्टोर में, बगल वाले मॉल में जो चाहिए आपको सस्ती कीमतों पर मिलता रहता था। ये सप्लाई चेन्स एकाएक कोविड के कारण टूटने लगी। और अब आज जो चीन में कोविड ने फिर अपनी दस्तक देनी शुरू की है, लग रहा है कि सप्लाई चेन्स का जो सिलसिला है, जो हम कह रहे थे कि रीशोरिंग करेंगे, फिर से सप्लाई चेन नए स्तर से बनाने की जो मशक्कत चल रही है, क्या ये इतना आसान होगा? और वास्तव में जो IMF की भी रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि अभी भी ये तय नहीं है कि रीशोरिंग से कितना वास्तव में फायदा हो। हम आत्मनिर्भर देशों की बात करते हैं, हर देश आज आत्मनिर्भर बनना चाहता है, लेकिन आत्मनिर्भर की कीमत क्या देने को हम तैयार हैं? आज जबकि कोविड से लड़ रहे हैं, कोविड से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जो ये गहरा मंडराता हुआ संकट यूक्रेन के बाद पूरी विश्व व्यवस्था पर पड़ गया है सैंक्शंस की वजह से। तो इन चीजों पर सैंक्शंस का प्रभाव सप्लाई चेन्स पर क्या पड़ेगा? सप्लाई चेन्स की जो हमको चीजें मुहैया हो रही थी सप्लाई चेन से, उनकी कीमतों क्या क्या होगा? और अगर ये कीमतें बढ़ती गई
तो वैसे ही आज की तारीख में आप देखते हैं कि हर देश में मुद्रास्फीति जोर मार रही है, ना सिर्फ भारत में मार रही है, अमेरिका में जी। मार रही है, हर देश में मार रही है। तो ये जो खतरे मंडरा रहे हैं, इसके बारे में जो आगे का रास्ता है वास्तव में तय नहीं है। तो एक बड़ा मैं कहूँगा कि एक ऐसा समय है जिस वक्त जब देश आपस में बात करने तक को तैयार नहीं है। एक तरह देखिए वहाँ रूस और पश्चिम का युद्ध चल रहा है यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन आपस में बातचीत करने को भी तैयार ही नहीं है, एक दूसरे को धमकी देने को तैयार है। एक कहता है कि मैं न्यूक्लियर बटन पर बैठा हुआ हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं कभी भी मिसाइल छोड़ सकता हूँ। दूसरा कहता है कि नहीं, हम तो तुम्हारी जो है ऐसा गला दबाएंगे सैंक्शन लगा लगा करके कि तुम उठने के काबिल नहीं रहोगे। तो बातचीत करने को कोई तैयार ही नहीं है। तो दोनों देखिए जिस ढंग से हर चीज का अस्त्र के रूप में प्रयोग हो रहा है इस दुनिया में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का अस्त्र के रूप में प्रयोग हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम का अस्त्र के रूप में प्रयोग हो रहा है, एक ऐसी दुनिया में हम अपने आप को पा रहे हैं कि इन अस्त्रों का मुकाबला कैसे करेंगे, क्या दुनिया किस तरह से बटेगी, किस तरह से विभाजित होगी। तो सैंक्शंस पर चर्चा है, जी हाँ, कई चीजों पर चर्चा है, और क्या क्या जो इश्यूज हैं आप इसके बारे में विचार करें। जी, और एक फोकस संजय जी शायद इस पे भी है जिसका आपने अभी जिक्र किया, उसका विस्तार अगर बताएं। जो टेक्नोलॉजी है, हमने देखा है कि सूचना कितना बड़ा हथियार बन सकती है इस नई दुनिया में, और बन रही है, और उसकी मैनिपुलेशन जो है उसको तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करना। तो इस पे भी फोकस होगा रायसीना डायलॉग के दौरान कि कैसे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो सबसे खतरनाक हथियार साबित हो सकती है इस सदी की। जी हाँ, आम आदमी तो ये सूचना की लड़ाई में एक तरीके से ऐसा फंस चुका है कि हर तरीके से जहां देखो हर ऐसी खबरें रोज निकलती रहती हैं, चाहे व्हाट्सएप पर निकले, चाहे आपके सोशल मीडिया पर निकले, चाहे आपके मीडिया चैनल्स पर निकले। हर चीज को बढ़ा चढ़ा करके उसके 10 और घुमावदार तरीके बना करके सिर्फ प्रयास रहता है कि कैसे लोगों को डराया जाए, कैसे लोगों को विभाजित किया जाए, और कैसे जो है जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जो मुद्दे वास्तव में आज हैं सबके सामने, वो है बेसिक आगे आने वाली बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों के बारे में, उनके बारे में से ध्यान भटाए रहिए, उनके बारे में चर्चा ही मत करिए, लेकिन लोगों को विभाजित करने की कोशिश करिए। लोगों को ये मत देखने दीजिए कि आने वाला समय ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर लोग ये देखेंगे तो अपनी सरकारों से प्रश्न पूछेंगे, और हर जगह ये खेल चल रहा है। इसीलिए हम ऐसी दुनिया में अपने आप को पाते हैं जहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक तरफ सरकारें, दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे ट्विटर हो गया, जिसको चाहे आवाज दे दी, जिसको चाहे जिसकी आवाज को एम्पलीफाई कर दिया, जिसकी चाहे उसको ब्लॉक करके उसकी आवाज को बंद कर दिया। तो क्या ये अधिकार वास्तव में इन कंपनीज के हाथ में रहना चाहिए? ये कब से सेंसर करने लगी कि किसकी आवाज को आगे बढ़ाना है, किसकी आवाज को पीछे करना है? हर चीज, हम क्या खरीदते हैं, हम क्या सोचते हैं, हर चीज पर क्या इनका अधिकार रहेगा? तो ये वाकई में खतरनाक दुनिया है, और इससे कैसे निजात पाई जाए, कैसे से बाहर निकला जाए, एक अत्यंत आवश्यक बात हो जाती है। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन का उपयोग, जैसा मैंने कहा कि हर चीज का एक जो वेपनाइजेशन हो रहा है, हर चीज को अस्त्र बनाया जा रहा है। हम अस्त्रों के बारे में, वॉर के बारे में अगर आप गौर डालें तो 1864 में जेनेवा कन्वेंशन बना था कि लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जानी चाहिए। उस समय जब लड़ाई लड़ी जाती थी तो बड़े कन्वेंशनल वेपन से लड़ाई जाती थी। तो जेनेवा कन्वेंशन में भी किस प्रिजनर्स ऑफ वॉर का ट्रीटमेंट कैसे होगा, आम लोग जो इसमें फंस जाते हैं युद्ध के दौरान, उनका ट्रीटमेंट कैसा होगा, कई सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में चर्चाएं हुई। और आज जब हर चीज वेपन बन चुकी है, जहां फाइनेंशियल सिस्टम वेपन बन चुका है, जहां सैंक्शंस वेपन बन चुके हैं, तो क्या, और जहां इंफॉर्मेशन वेपन बन चुका है, तो क्या एक नया जेनेवा कन्वेंशन बनना चाहिए जहां इस बारे में चर्चा हो कि राज्य क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या एक तरफा सैंक्शन लगा सकते हैं, किस तरह की सैंक्शन लगा सकते हैं, कहाँ उनको रोकना चाहिए। क्योंकि इन सैंक्शंस का प्रभाव जब आम आदमी पर पड़ता है, जब उसको दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, जब उसको खाना मुहैया नहीं होता है, जब ऐसी भारी कीमतें में उछाल आता है कि उसको रोजी रोटी उपलब्ध नहीं हो, तो क्या वो सैंक्शंस, जिस तरह का जो सैंक्शन का अस्त्र है, वो जायज़ है? उस पर कहीं तो रोक लगानी चाहिए। तो ज़रूरी है कि आने वाले समय में अगर हम विश्व व्यवस्था की बात करते हैं, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं, तो उस रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में इन सब चीज़ों के बारे में नियम बनाने बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जी,
बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी ये कि किस तरह से इसमें बदलाव की ज़रूरत है। जैसा आपने सही कहा कि तमाम चीज़ें हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो व्यापार हो, यानी कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो भी एक फ्लैश पॉइंट बन गया है, सप्लाई चेन्स जो हैं वो एक फ्लैश पॉइंट है, और तमाम इन्फॉर्मेशन को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो इसमें है वो भारत के रोल के बारे में भी है संजय जी, कि भारत से उम्मीद दुनिया की, भारत का जो उभरता हुआ रोल है विश्व व्यवस्था में, और भारत से जो उम्मीदें लगी हुई हैं, चाहे वो ग्लोबल पीस, शांति, विश्व शांति में हो, सिक्योरिटी में हो, कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे हो, तो इसके ऊपर भी एक अहम बातचीत और फोकस है इस रायसीना डायलॉग के दौरान। जी हाँ, IMF की रिपोर्ट में भी भारत के इकोनॉमी के बारे में भी भारत के रोल को हाईलाइट किया गया है कि क्या भारत एक आशा की किरण बन सकता है इस रास्ते में। देखिए, अभी भी रास्ते अनजान हैं, लेकिन क्या कहीं जहां भारत खड़ा हुआ है आज की तारीख में, क्या वो एक सशक्त इसमें जो परेशानियां हैं, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी छाप छोड़ सकता है। ये ज़रूरी है, भारत का रोल बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखें तो अगर किसी देश से बात हो रही है, दोनों तरफ, दोनों पक्ष बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, भारत को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनमें आज पश्चिम भी है, रूस भी है, चीन भी है, सभी चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि भारत, देखिए, भारत दुनिया की सबसे, जो आबादी के मामले में सबसे बड़ा देश बनने वाला है। और जब अल्टीमेटली जो डेमोग्राफिक्स है, आप डेमोग्राफिक्स को आप हरा नहीं सकते। डेमोग्राफिक्स की अपनी शक्ति है, भारत का जो मार्केट है उसकी अपनी शक्ति है, और भारत, उस मार्केट का एक पोटेंशियल है कि वो कहीं ना कहीं चाहे 2%, 3%, 4% भी ग्रो करेगा। अगर इतना बड़ा मार्केट है तो सिर्फ उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरफ भारत, ऊंट कहते हैं किस करवट बैठता है, भारत जिधर जिधर जाएगा उस तरफ दुनिया का वजूद, दुनिया का भार, दुनिया का जो एक इम्पोर्टेंस है उस तरफ शिफ्ट होती है। तो भारत की अहमियत इस स्थिति में बढ़ती है, घटती नहीं है। और अगर हम ग्लोबल पब्लिक गुड्स की बात करें, जिस तरीके की हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, और विश्व संस्थाओं की बात करते हैं, तो इन सभी को अगर संभालना है तो भारत की जो आबादी है, भारत के जो 1.4 बिलियन लोग हैं, और इतना बड़ा वजूद है, इतनी बड़ी एग्जिस्टेंस है, उनका एक अहम रोल रहेगा, सब जानते हैं। क्योंकि देखिए, भारत आज सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस उपमहाद्वीप में, इस छोटे से कोने में भारतीय बैठे हुए हैं। भारत के लोग तो दुनिया भर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर 1.5 बिलियन की बात करते हैं तो 300 मिलियन तो बाहर बैठे हुए हैं, हर देश में हैं। अगर किसी दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि कैसे हम भारतीयों को वहां से बचा करके ला सकते जी। आज भारत की स्थिति वो है। तो हर देश में हमारा इन्फ्लुएंस है, ऐसा नहीं है। तो उस वजह से जहाँ तक डेमोग्राफिक्स का सवाल है, अगर विश्व व्यवस्था की बात करते हैं तो विश्व में आज भारतीय एक अहम प्रेजेंस होते हैं। इसलिए रायसीना डायलॉग को भी हम देखिए तो देखिए, पिछले वर्ष हमने एक सीख ली थी जब डायलॉग ऑनलाइन गया था। एक अच्छी पहल हमारी शुरू हुई थी रायसीना में कि रायसीना सिर्फ दिल्ली में क्यों हो, अगर ऑनलाइन दुनिया है तो रायसीना तो कहीं भी हो सकता है। तो हमने पिछले साल शुरुआत की इसी तरह से, रायसीना वॉशिंगटन में भी किया, वहाँ भी पैनल्स हमने होस्ट किए, साथ उसी साथ हमने ऑस्ट्रेलिया में भी होस्ट किए, यूरोप में भी किए। तो ये जो हमें पिछले वर्ष सफलता मिली, इस बार हम एक्चुअल पैनल्स वॉशिंगटन में भी कर रहे हैं और हम साथ साथ बर्लिन में भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये सोचिए, जो 3 दिन है, एक रायसीना डायलॉग एक ऐसे रूप में आ गया है कि 24 घंटे चलता रहता है। और वाकई में जो डायलॉग है वो 24 घंटे ही चलते रहना चाहिए, दुनिया में ज़रूरी है। क्योंकि कहीं दिन है तो कहीं रात है, कहीं लोग जगे हैं तो कहीं लोग सोए हुए हैं। अगर हमें ग्लोबल रियलिटी की बात करते हैं तो रायसीना डायलॉग में इस ग्लोबल रियलिटी को, इस फैक्ट को कि आज भारत का वजूद हर दुनिया के हर कोने में है, हर जगह हमारा इन्फ्लुएंस है, और हर जगह जो ये बेसिक जो प्रश्न है वो हर एक को आंदोलित कर रहे हैं। तो कैसे एका बनाकर, कैसे कहीं ना कहीं से एक रास्ता निकाला जाए, और रायसीना डायलॉग यही एक प्रयास है कि कैसे इस एक अनफेमिलियर, अनजान दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाया जाए या फिर से एक सुव्यवस्था कायम हो सके। इसीलिए भारत बार बार कहता है कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फिर से एक ग्लोबल सिस्टम फिर से एस्टैब्लिश हो, जो कि
रूल्स बेस्ड हो, वास्तव में रूल्स बेस्ड हो, जो रूल्स सब पर समान रूप से लगे। ऐसा नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जब सूट करे तो रूल ए ठीक है, जब सूट नहीं करे तो रूल बी ठीक है, तो ऐसा नहीं चल सकता है। तो एक व्यवस्था ऐसी हो, जैसे मैंने जेनेवा कन्वेंशन की बात की, कहते हैं कई सारे कन्वेंशन हैं, सैंक्शंस कैसे लगाए जाए, सैंक्शंस कैसे लगने चाहिए, साइबर टेक्नोलॉजी का यूज कैसे होना चाहिए। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो सबसे बड़ी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए चैलेंज है, क्लाइमेट को वापस ट्रैक पर लाना है, हमने अपना एनवायरनमेंट फिर से वापस सही मार्ग पर लाना है। तो कैसे वापस हम एक ऐसी व्यवस्था कायम कर सकें कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में और जो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज हैं उनमें वापस पैसा आ सके। देखिए, भाषण तो सब दे देते हैं, ट्विटर पर क्लाइमेट का लड़ाई लड़ना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में पैसा डाल करके टेक्नोलॉजी के सहारे उस लड़ाई को आगे बढ़ाना अधिक मुश्किल काम है। तो क्लाइमेट अगर वाकई में लड़ना है तो ट्विटर युद्ध छोड़िए और क्लाइमेट के पीछे लड़िए, सही मायने से पैसा लगा करके। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। जी, और ये जो है ये तमाम चीज़ों के लिए सही होगा कि ट्विटर पे युद्ध छोड़िए और जो असली समस्याएं हैं उसके असली समाधान होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको याद दिला दें आप तमाम लोगों को कि इसमें इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, पर्यावरण की चुनौती पर चर्चा होगी, हिंद प्रशांत सागर क्षेत्र में जिस तरह से नई इक्वेशंस बन रहे हैं उन पर चर्चा होगी। तो ये सब रायसीना डायलॉग के दौरान आप इन चर्चाओं को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और रायसीना डायलॉग का स्वरूप भी बदला है इस बदलती दुनिया के साथ साथ। तो ऑनलाइन हमेशा रहता है, पर ऑनलाइन भी बहुत सारे सेशंस होस्ट हो रहे हैं। तो ये इन तमाम चुनौतियों पर चर्चा होगी जिसकी शुरुआत जो है वो सोमवार से हो रही है। इसमें हर साल खास मेहमान और तमाम बड़े नेता अलग अलग देशों के यहाँ पे शामिल होते हैं। तो इस दफ़ा कितने देशों से और कौन कौन से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे इस बार खास मेहमान कौन होंगे? नगमा जी, हर वर्ष की तरह इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि करीब 100 देशों के चाहे नेता हों चाहे एक्सपर्ट्स हों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त जब पूरा विश्व यूक्रेन युद्ध को लेकर के चिंतित है, जो इसका इनॉग्रेशन होगा उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी तो रहते ही हैं, उनके साथ शिरकत करेंगी उर्सुला वॉन डर लेयन जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपियन यूनियन की। तो वो शिरकत करेंगी। तो आप देख रहे हैं कि महत्व कितना, आपने पूछा था महत्व कितना है भारत का, ये महत्व भारत का, ये महत्व है रायसीना डायलॉग का। इसके अलावा करीब 13 देशों से, जिसमें नीदरलैंड्स के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद हैं, अर्जेंटीना, आर्मीनिया, गुयाना, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मेडागास्कर, नाइजीरिया, नॉर्वे, फिलीपींस, पोलैंड, पोर्चुगल, स्लोवेनिया, इतने देशों के तो हमारे पास कंफर्मेशन है। ये लगभग तय है कि ये लोग आ रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सब लोगों के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका है कि रायसीना डायलॉग की जितनी भी चैनल्स हैं, ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन चलेगा और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, सब चीज़ें लाइव हैं और जो भी मुख्य पैनल्स हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए मौजूद हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पे रायसीना चैनल्स पर ट्यून करके इनमें शिरकत कर सकते हैं, इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सभी के लिए मैं कहूँगा कि इनविटेशन है कि आप आइए, ये डायलॉग आपका है। ऑनलाइन रजिस्टर करिए, पार्टिसिपेट करिए और सुनिए कि हम किस मोड़ पर हैं, कहाँ आगे जा रहे हैं, दुनिया भर के जो लोग आ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं इस स्थिति के बारे में। देखिए, हर के अपने अपने विचार होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम सबके विचारों को सुन करके थोड़ी देर दूसरे व्यक्ति के जूते चप्पल पहन करके उसमें चलने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि वो आखिर चाहता क्या है। तो इसीलिए ये डायलॉग का महत्व है, इसीलिए हम इसको लगातार दिल्ली में आप ही के लिए करते आ रहे हैं। तो ज़रूर ट्यून इन रहिए और इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करिए। जी, आप तमाम लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं इसके साथ। जैसा आपको संजय जी ने बताया कि एक तरह से निमंत्रण है आप तमाम लोगों के लिए। ये सारे सेशंस जो हैं वो लाइव आप सबके लिए उपलब्ध हैं। आप ORF के यूट्यूब चैनल पर इससे जुड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और ज़रूर जुड़िएगा। और आपको साथ-साथ एक और बात मैं बता दूं कि इंडियाज़ वर्ल्ड के लाइव सेशंस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे रायसीना डायलॉग के दौरान, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी उस दिन का फोकस क्या रहा और किस तरह की अहम चर्चाएं हुई। ये इंडियाज़ वर्ल्ड के जरिए हम आप तक लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।